बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर यह है कि ज़ुल्म खलीलज़ाद आए हैं अफ़गानिस्तान में और उन्होंने मुलाकात की तालिबान के वज़ीर ख़ारजा के साथ, और उसके नतीजे में उन्होंने एक जो गिरफ़्तार अमरीकी शहरी है जॉर्ज, ये 2 साल से तालिबान के कब्ज़े में है और अभी तक ये उनके कब्ज़े में ही था। कुछ और लोग भी सुना है कि तालिबान के पास हैं गैर मुल्की, लेकिन ये एक अमरीकी शहरी था और इसको अमेरिकन छुड़वाना चाहते थे। तो ज़ुल्म खलीलज़ाद अपनी एक टीम के साथ पहुंचे अफ़गानिस्तान में, काबुल में उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद ज़ुल्म खलीलज़ाद ने ये ऐलान किया कि अमरीकी शहरी जो है जॉर्ज, उसको तालिबान ने रिहा कर दिया है। तालिबान हुकूमत ने अमरीकी शहरी की रिहाई का ऐलान करके सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुड जेस्चर दिया है। अब ये जनाब तालिबान ताल्लुकात बना रहे हैं अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान तालिबान के साथ दुश्मनी बना रहा है ताकि अमेरिका के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बेहतर हों। यानी मुझे ये पॉलिसी समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसकी ये ख्वाहिश है कि वो अफगानिस्तान के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़े जिसमें अमेरिका पाकिस्तान का पार्टनर बन जाए, जैसा माजी में होता रहा है। और फिर हमें कोलिशन सपोर्ट फंड मिल जाते हैं, कुछ डॉलर वॉलर मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक वॉर इकॉनमी जनरेट हो जाती है। लेकिन अमेरिका के अब यहाँ पे ऐसे मफादात नहीं है। उनका कहती था, देखें तालिबान उनकी बात सुन रहे हैं। ज़ुल्म खलीलज़ाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है। उसने पाकिस्तान की फौज को बार बार समझाया कि आप इमरान खान को रिहा करें, पाकिस्तान में जमहूरियत लेकर आएँ, यही आपके मुल्क के मसाइल का हल है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ज़ुल्म खलीलज़ाद ने और बाकी लोगों ने बार बार इन्होंने उनको एड्रेस किया, बार बार उन्हें मुखातिब किया कि आप छोड़ें इमरान खान को, पाकिस्तान में चीज़ों को नॉर्मलाइज होने दें, जुल्म और बर्बरियत आप वहाँ पे बंद करें। लेकिन इनकी बात सुनी नहीं। अब ये आदमी इतना रेलिवेंट है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने इसको भेजा, और इसने जब तालिबान के साथ बात की तो उसके नतीजे में तालिबान ने अमरीकी शहरी जो है उसको रिहा कर दिया। अब इस पर ज़ुल्म खलीलज़ाद आज के दिन को एक बहुत अच्छा दिन कह रहे हैं जी, टुडे इज़ अ गुड डे, ये बहुत अच्छा दिन है, बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जॉर्ज को हमने छुड़ा लिया है, वो अपने घर की तरफ जा रहा है। ये अमरीकी सदर के लिए एक अच्छा जेस्चर है तालिबान की हुकूमत की जानिब से। और हम ये सोच रहे हैं कि इन तालिबान के खिलाफ अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेगी, और हम जब अफगानिस्तान के अंदर जाके हमले करेंगे तो इससे अमेरिकन खुश होंगे। यानी मुझे तो अब ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले करेगा या अफगानिस्तान के साथ लड़ेगा तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, ईरान अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, चाइना अपना जो बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव है वो उसको लेकर अफगानिस्तान के साथ भी काम कर रहा है, तो वो भी उधर खड़ा हो जाएगा। देखें ना, जब अमेरिका ने धमकी दी ईरान को और एक लेटर लिखा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो क्या हुआ था? तो उसके बाद हमने देखा कि रूस, चाइना और ईरान चाबहार के करीब मशकें कर रहे थे। ये जो चाबहार की बंदरगाह है, ये बिल्कुल जैसे हमने गवादर में एक बंदरगाह बनाई हुई है, ऐसे ही ईरान ने चाबहार में भी एक बंदरगाह बनाई हुई है। लेकिन ईरानी शहरियों के ऊपर अरब ममालिक में जाने की पाबंदी नहीं लगी, पाकिस्तान शहरियों पर पाबंदी लग गई। अब हम कुछ अरब ममालिक ऐसे हैं जिसमें ओमान हो गया, यूएई हो गया, हमें वीज़े नहीं मिलते, हमारे लोग अब वहाँ जा ही नहीं पाते, तो वहाँ पाबंदियाँ लगी, बल्कि वो बंदे डिपोर्ट कर रहे हैं। चाबहार जो है वो वहाँ पे ज़बरदस्त बहार आई हुई है। इंडिया वहाँ पे काम कर रहा है, चाइना वहाँ पे काम कर रहा है, रशिया वहाँ पे काम कर रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो है वो वहाँ पे काम कर रही हैं, सबका स्टेक उस तरफ है। अफगानिस्तान वहाँ के लिए रास्ते निकाल रहा है। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ेगा तो मुझे इस बात का कभी इम्कान है कि अमेरिका अफगानिस्तान के साथ खड़ा होगा और वो पाकिस्तान को कहेगा कि आप ये ना करें। यानी हम हर लड़ाई तब लड़ते हैं जब वो लड़ने के काबिल नहीं होती, और हर लड़ाई उस वक्त हम बिल्कुल नहीं लड़ते जब उस लड़ाई को लड़ना होता है। हमारा फैसला गलत हो जाता है। हमने दुश्मनों की लड़ाइयां अपने मुल्क में लाके लड़ी हैं और अभी तक हम आग बुझा रहे हैं, नहीं बुझ रही। और अब जब पूरी दुनिया नहीं लड़ना चाहती तो हम एक लड़ाई के अंदर उतर रहे हैं। हमें अपने इंटरनल मामलात को ठीक करना पड़ेगा, लोगों के मैंडेट का एहतराम करें, लोगों को उनके हुकूक दें, जो पॉलिटिकल सोल्यूशंस हैं वो करें, और रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करें, दहशतगर्दों पे काबू पाके अपनी इंटेलिजेंस का पूरा फोकस जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ मरकूज करें। इस पर बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है ये दिया जी तलाल चौधरी साहब ने। यानी मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ा, फिर मैंने दोबारा पढ़ा, मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है, इस शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला बनाया गया, ये कैसा ऐसा गैर जिम्मेदार बयान दे सकता है। तलाल चौधरी ने कहा कि ट्रेन की हिफाजत और सड़कें खुलवाना फौज का काम नहीं है, ना पुलिस का काम है, ना किसी और इदारे का काम है। हसास इदारों की कोई नाकामी नहीं है। मेरी समझ से बाहर है, ये ट्रेन बहुत बड़ी होती है, इसमें लगभग 500 लोग सफर कर रहे हो और वो पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो जाए, उसको जो है कंट्रोल कर लिया जाए, फिर वहां पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोगों को शहीद कर दिया जाए, फिर एक बड़ा खौफनाक ऑपरेशन हो और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ही ना हो, तो ये इंटेलिजेंस की नाकामी है या नहीं है? हसास इदारों की वो कह रहे हैं कोई नाकामी नहीं है। भाई हसास इदारों की कामयाबी और नाकामी को आप 26वीं आईनी तरमीम से तोलेंगे क्या? कामयाबी तो उनको वहां हुई ना जब बंदे अगवा करके, एमएनए उठा के, पैसा खर्च करके, किसी को लालच देके, किसी को मार कुट के, किसी के घर वालों को अगवा करके आईनी तरमीम करवाई गई 26वीं, वो कामयाबी थी। ये मुझे तलाल चौधरी साहब की सियासी समझ की कोई समझ नहीं आ रही। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान एक वजीर दाखिला कैसे दे सकता है कि फौज की जिम्मेदारी नहीं है? भाई क्यों जिम्मेदारी नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है,
वो खुद कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से हमलावर आए और अफगानिस्तान से उनको सपोर्ट की गई, तो बॉर्डर के ऊपर कौन खड़ा है? फौज ही खड़ी है, तो उनकी जिम्मेदारी कैसे ना हुई? और वैसे भी पूरे बलूचिस्तान के अंदर फौज के नाके लगे हुए हैं हर जगह पे। आप जिस सड़क पे जाएं फौज के नाके हैं, आप जहां पे जाएं फौज का कंट्रोल है। एक तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री स्टेट है और वहां सारा कंट्रोल जो है वो फौज के पास है। और पुलिस जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती। वहां ऐसा लगता है कि पुलिस भी फौज के अंडर में या इदारों के अंडर में काम करती है, और ऐसा है। पुलिस वालों से अगर बात करें तो वो कहते हैं जी हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम जितने हमारे मामलात हैं वो इंटेलिजेंस के इदारे ही देखते हैं, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में हम आते हैं। यहाँ पे जो सूबाई हुकूमत है उसका कोई असर रसूख नहीं है, ये खुलकर कहते हैं वहां जो पुलिस वाले हैं। हमारे दोस्त हैं वो बताते हैं जनाब कि हमें अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सियासतदानों के पास नहीं जाना पड़ता, और उनके पास जाएं भी तो वो हमें वहीं से कहीं और से इजाजत लेकर देते हैं। अब मामला यह है कि ये सारी चीजें, ट्रेन की हिफाजत करना, सड़कों की हिफाजत करना, शहरियों की जानो माल की हिफाजत करना, ये सियासतदानों की ना नाकामी है ना इनका काम है। तो इनका काम क्या है? क्या सियासत में मुदाखलत करना? ज़राअत, सियाहत, सनत व तिजारत, तामीरात, दाखिला और खारजा पॉलिसी में मुदाखलत, पार्लिमान से आईनी तरामीम मंजूर करवाना, अदालती उमूर में मुदाखलत, क्या ये सारे काम फौज के हैं? ये सारे काम इदारे के हैं या हसास इदारों के हैं? यानी ये काम उनके करने के नहीं है, ये काम वो कर रहे हैं, और जो काम उनके करने के हैं उन पे वजीर दाखिला उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं कि जनाब ये तो उनका काम ही नहीं है और उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बहरहाल तलाल चौधरी साहब हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इस वक्त उनको इक़्तिदार में बिठाया हुआ है। उल्टा उन्होंने कह दिया कि दहशतगर्दों के पैटर्न इन चीफ इमरान खान है। अंदाजा कीजिए आप, यानी तलाल चौधरी ने, वजीर दाखिला ने इमरान खान को दहशतगर्दों का सरगना करार दे दिया। अंदाजा कीजिए आप, ये आपके वजीर दाखिला की सोच है, ये उसकी टोटल समझ है कि वो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। यानी ये कैसा गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है कि एक शख्स जेल में बंद है, ना उसे बोलने की इजाजत है, ना बात करने की इजाजत है, ना वो सामने आ सकता है, कोई वीडियो कोई ऑडियो उसकी नहीं है, और इस बात को 1.5 साल से ज्यादा हो गया। और अब उस शख्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है, और ये वो शख्स है जिसके दौर में पाकिस्तान में 15 साल की कम तरीन दहशतगर्दी हुई है, यानी उसने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया था। उस शख्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये दहशतगर्दों का पैटर्न इन चीफ है। यानी अपनी सियासत के लिए इस लेवल तक आप गिर जाएंगे कि आप दूसरे सियासतदानों को टारगेट करेंगे तो कल को यही निशानेबाजी आपके ऊपर भी होगी, आपको भी टारगेट किया जाएगा। लेकिन इस वक्त इन्हें समझ नहीं आएगी, जब वक्त गुजरेगा तब इन्हें समझ आएगी कि इन्होंने क्या किया है। अब अंदाजा करें कि आप किया क्या जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एलिगेशन लगाया गया और तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर जानबूझ के ये खबर चलवाई गई और छुपवाई गई कि आप इस खबर को छापें, और ये खबर लगाई गई कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से पीटीआई मुलव्विस है, इसके शवाहिद मिल गए कि जेएटी इसके ऊपर काम कर रही है। यानी उसमें बातें क्या है? रियासत मुखालिफ सरगर्मियां, प्रोपेगेंडा रियासत मुखालिफ, इश्तियाल अंगेज मवाद, शवाहिद मिल गए, गैर मुल्की लॉबीज, मुल्क दुश्मन अनासिर, ये सारा कुछ उठा के कल एमक्यूएम के खाते में डाला हुआ था, एक दौर में एएनपी के खाते में डाला हुआ था, फिर कभी पीपल्स पार्टी के खाते में डाल दिया था, आज वो सारे हथियार इकट्ठे करके इमरान खान के खाते में डाल दिए। लेकिन हुआ यह कि हर दौर में हर पॉलिटिकल पार्टी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हार मान लेती थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी पसली दिखाई है। इनके दर्जनों लोग लापता कर दिए जाते हैं, सैकड़ों हजारों गिरफ्तार कर दिए जाते हैं, लीडरशिप सारी की सारी जेल में डाली हुई है, लेकिन कौम इनके साथ खड़ी है और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो अब तक मजबूती के साथ अपने मौके पर कायम है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फतवे लगाए जा रहे हैं कि जनाब ये गद्दार है, ये बेईमान है, ये मुल्क के दुश्मन है, ये दुश्मन के साथ मिले हुए। कभी कोई इनको इंडिया के साथ जोड़ देता है, कभी कोई उठा के अफगानिस्तान के साथ जोड़ देता है, कभी उठा के तालिबान के साथ जोड़ देता है, कभी उठा के दहशतगर्दों के साथ जोड़ देता है। जिसका जो दिल करता है वो कर रहा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तो जब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट रहेगी, आप तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगाएं, आप ये भी एलिगेशन लगा दें कि हिरोशिमा नागासाकी में जो एटमी धमाका हुआ था वो भी इमरान खान था इसके पीछे, तो एस्टेब्लिशमेंट इसको माइंड नहीं करेगी, वो कहेंगे ठीक है लगाओ। जो घटिया से घटिया इल्जाम आपने लगाना है आज आप इमरान खान पे लगा सकते हैं, जो घटिया इल्जाम आपने लगाना है, इस रजीम में आपको इजाजत है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ है। ट्रेन की सर्विस अभी तक इनसे बहाल नहीं हो सकी, 9 दिन गुजर गए हैं नाज़रीन, और 9 दिन बहुत टाइम होता है। 9 दिन के बाद भी ट्रेन की सर्विस बहाल नहीं हो पा रही। और देखें, जब ये बहाल होगी तो दहशतगर्दों को पैगाम जाएगा ना कि हम दहशतगर्दी से डरे नहीं है, हमारी ट्रेन अभी भी चल रही है, हमारी सड़कें अभी भी चल रही हैं। अब बलूचिस्तान के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तालीमी इदारे बड़े बड़े सारे बंद कर दिए गए, कई बड़े स्कूल जो हैं वो भी बंद कर दिए गए, कई बड़ी शाहराएं जो हैं जो बलूचिस्तान को एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ती हैं वो सारी बंद कर दी गई हैं। आमदरफ जो है वो तकरीबन रुक गई है, असर के बाद कोई ट्रेवल नहीं करता वहां पे, और ट्रेन जो है वो अभी तक बहाल नहीं हो सकी 9 दिन के बाद भी। तो हम क्या जेस्चर दे रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं दहशतगर्दों को और दुनिया को कि हम इतनी कमजोर स्टेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें टाइमली इन सारी चीजों को रिवाइव करना चाहिए था। लेकिन फोकस सारा का सारा पीटीआई पे, इमरान खान पे है ना, तो लिहाजा ये तो होगा। एक और खबर है नाज़रीन, और वो खबर ये है कि असद कैसर साहब ने ऐलान किया है कि ईद के बाद जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ये बलूचिस्तान में की जाएगी। ये बहुत अच्छा फैसला है। अगर इसके ऊपर इत्तफाक राय हो जाता है
تو بلوچستان کے تمام طبقات کو اس کے اندر شامل کیا جائے، بلوچستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس کے اندر دعوت دی جائے، تمام ایسے گروپس جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے اور ان سب سے کہا جائے کہ اس کا حل تلاش کریں، یعنی سب مل کر 2 دن بیٹھے 3 دن بیٹھے اس مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اس کے بعد ایک جرگہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی کریں اور اس کے بعد افغانستان کے ساتھ جو ہے وہاں جو بڑے سردار ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں، ان کی گورنمنٹ سے بھی بات کریں۔ یہی ایک طریقہ ہے پاکستان میں امن لانے کا۔ ایک اور چیز جو اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کی تیاری کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جتنے بھی غیر ملکی سفیر ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ رجیم، کیونکہ اس کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوری کر کے مینڈیٹ آ کر بیٹھ گئے یا بٹھا دیے گئے ہیں، تو یہ جو بھی ڈیلنگ کریں گے پوری دنیا کے ساتھ ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ ہم عوامی منتخب نمائندے ہیں، عوام کی اکثریت ہمارے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ چوری کر کے آگے بیٹھ گئے ہیں اور یہ اپنے مفاد کے لیے الٹے سیدھے سودے دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں، تو جو کچھ بھی یہ دنیا کے ساتھ معاہدے یا سودے کر رہے ہیں ان کے لیے ہم رسپانسیبل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ریاست کے اوپر قابض ہیں، ان کی حکومت جعلی ہے اور جو اصل مینڈیٹ ہے جو عوام نے کسی اور کو دیا تھا، لہذا مینڈیٹ یہاں پہ چوری ہو گیا ہے اور جن کا اصل مینڈیٹ ہے وہ جعلی مینڈیٹ والوں کے کسی بھی منصوبے یا کسی بھی معاہدے کے لیے پابند نہیں ہوں گے۔ یہ پیغام دنیا بھر کی جو پاکستان کے اندر ایمبیسیز موجود ہیں، جو ایمبیسیڈرز موجود ہیں، ان کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام ان کو پہنچایا جائے گا۔ ناظرین، بلوچستان میں ایک اور معمہ تھا، یہ لاشوں کے حوالے سے تھا۔ اب اس کو جو رپورٹ کیا گیا وہ الگ الگ طریقے سے کیا گیا۔ ایک تو یہ دعویٰ کیا گیا کچھ دن پہلے کہ جناب یہاں پہ 13 تابوت لا کے دفن کیے گئے ہیں اور 23 لاشیں جو ہیں وہ پہنچائی گئی ہیں سول اسپتال میں بلوچستان کے، اور ان لاشوں کو لینے کے لیے لوگوں کا ایک بہت بڑا رش وہاں پہنچا بھی۔ اب دعویٰ لوگوں کی جانب سے یہ کیا گیا کہ ہمارے پیارے لاپتہ ہیں، یہ ان کی لاشیں ہیں۔ کچھ ایسی خبریں آئیں کہ 5 لاشیں جو ہیں وہ چھین کر وہ لوگ لے بھی گئے پہچان کر کہ ہمارے لاپتہ لوگ تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب اس پہ جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ لاشیں ان دہشت گردوں کی ہیں جن کو جعفر ایکسپریس والے سانے کے بعد سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران قتل کیا تھا، اور ان میں سے جو ناقابل شناخت تھے ان کو دفن کر دیا ہے، اور جن کی شناخت ہو سکتی ہے ان کو ان کے لواحقین کے حوالے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی حملہ کر کے ان کو لے جانا چاہے گا تو وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب یہ دونوں طرح کا سٹیٹمنٹ ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک طرف کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لاپتہ افراد ہیں جن کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں تو یہ اس کی ایک کڑی ہے، دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے نہیں یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کو آپریشن کے دوران مارا گیا تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، لیکن ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آرمی چیف کا اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے، بلکہ اس کے خلاف آرٹیکلز بھی لکھے گئے ہیں۔ بی بی سی نے ایک آرٹیکل لکھا، اور بی بی سی پہ جو آرٹیکل لکھا ہے وہ وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا کہ ہارڈ سٹیٹ یعنی آہنی سٹیٹ یا آہنی ریاست کی جگہ ایک آدھ بار مکمل آئینی ریاست بنا کر دیکھیں، یعنی اس سے میرے خیال میں پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ آرمی چیف چاہتے ہیں ہارڈ سٹیٹ بنے، سافٹ سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ بنے۔ اور کتنا مارنا ہے لوگوں کو، کس کے خلاف ہارڈ سٹیٹ بنانی ہے؟ پچھلے 3 سال سے ہم لوگوں کو بلکتے روتے اور چیختے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ 1 لاکھ لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے پڑے ہیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خواتین کی تاریخی نوعیت کی گرفتاریاں ہوئی ہیں پنجاب میں اور تمام صوبوں میں، اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ پھر سیاسی ورکروں کی گرفتاریاں اتنے بڑے پیمانے پر کبھی نہیں ہوئی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جبری گمشدگیاں جتنے بڑے پیمانے پر ہوئیں، جتنے لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، صحافیوں کو، شاعروں کو، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو، وکلا کو، بے شمار لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کو سزائیں سنائی گئیں، اس کی ماضی میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ ساری چیزوں کو آپ پلس اور مائنس کریں تو یہ تو بہت ہارڈ سٹیٹ تھی، لیکن اس سے کام نہیں چلا۔ اب اس سے زیادہ ہارڈ تو یہ ہے کہ ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا جائے، تمام مخالف آوازوں کو کچل دیا جائے، کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہو، اور پاکستان کو جو ہے وہ شمالی کوریا بنا دیا جائے۔ لیکن شمالی کوریا بناتے وقت ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ پھر پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر آپ ان دونوں ممالک کے میپ دیکھیں یا رات کے وقت کا امیج آپ ان کا دیکھیں سیٹلائٹ سے، تو آپ کو جتنا شمالی کوریا وہ سارا اندھیرے میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا، اور جتنا جنوبی کوریا وہ آپ کو سارا روشنیوں کے اندر نہایا ہوا نظر آئے گا۔ فرق کیا ہے؟ ایک طرف آمریت ہے، ایک طرف جمہوریت ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرف لوگ پسے ہوئے ہیں، طبقات پریشان، بہت کمزور ہیں، خوراک کی کمی کا شکار ہیں، ان کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، ڈھانچے نکلے ہوئے ہیں، ان کو صحیح کھانے کو نہیں ملتا، رہنے کو نہیں ملتا، پہننے کو نہیں ملتا، اور ان کی زندگی جو ہے وہ جانوروں سے بدتر بنی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہیں، وہ اولمپکس کے میڈل جیتتے ہیں۔ ان کا میڈیا، ان کا سوشل میڈیا، ان کی فلم انڈسٹری، ان کی سیاحت کی انڈسٹری، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی آئی ٹی انڈسٹری، ان کی باقی جتنی بھی صنعتیں ہیں وہ زبردست کام کر رہی ہیں، وہ ہر شعبے میں آگے جا رہے ہیں۔ تو وہ کیوں آگے جا رہے ہیں؟ جمہوریت کی وجہ سے۔ تو ہمارے پاس ایک لکیر کے دونوں طرف دیکھ کے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو جنوبی کوریا اور شمالی کوریا میں، ایسے ہی اگر آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا میں، انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کی اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وہاں جمہوریت تھی، فوج نے وہاں پہ مداخلت نہیں کی، اور وہاں سیاستدانوں نے کام کیا، بہت کرپشن ہے وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرپشن کرے تو تباہی ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں کیونکہ یہ سب کچھ ہوا تو دیکھیں کتنا فرق ہے۔ آج افغانستان جو ہے وہ ابھی آزاد ہوا، اس کا جو 1 روپیہ ہے وہ پاکستان کے لگ بھگ 4 روپے سے زیادہ کا ہو گیا۔ ایران جو ہے
उसने कितनी तरक्की की, दुनिया भर की पाबंदियां उसके ऊपर। तो शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया को आप याद रखें, अगर आप शुमाली कोरिया वाली पॉलिसी पे चलेंगे तो आप वही बन जाएंगे, जनूबी कोरिया वाली पॉलिसी पे चलेंगे तो आप वही बन जाएंगे। तो हम जो है वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हार्ड स्टेट की जो बेहतरीन मिसाल है वो शुमाली कोरिया है। और अगर आर्मी चीफ उसके बारे में सोच रहे हैं तो ये भी सोचें कि वहां के लोग, वहां के शहरी और वो मुल्क किस तरह जिंदगी गुजार रहा है और दुनिया उसे किस नजर से देखती है। देखिए, फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो जानबदाराना पॉलिसी है उसकी वजह से लगातार अपने ही लोगों में तन्हाई का शिकार हो रही है। और ये एक ऐसा सच है जो पाकिस्तान में आप बोल नहीं सकते, ये है रियलिटी, सब जानते हैं। पाकिस्तान में किसी भी बंदे से आप बात करें, सब कहते हैं जी फौज तन्हाई का शिकार हो रही है। और वो इसलिए हो रही है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं वो जानिबदाराना है और वो एक मखसूस जत्थे को सपोर्ट कर रही हैं जिनसे अवाम नफरत करता है, और एक मखसूस तबके को मार रही हैं जिन्हें अवाम सपोर्ट करती है। तो इसकी वजह से जो जानिबदारी है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों में, उसकी वजह से फौज और अवाम के अंदर दूरियां पैदा हो रही हैं, खलीज पैदा हो रही है, या फौज अपने ही मुल्क के अंदर तन्हाई का शिकार हो रही है। अब एक पॉलिसीज आप देखें ना, कहां से कहां चली जाती है बात। हमारे सहाफ़ी हैं फरहान मलिक साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी के खिलाफ सभी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं फरहान मलिक साहब को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बड़े शानदार इंसान हैं। समा में जब मैं थोड़े अरसे के लिए गया तो ये वहाँ मौजूद थे। मैंने अलीम खान की बात मानने से इनकार किया कि मैं जनाब आपकी पॉलिसी को टो नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी से जर्नलिज्म करूँगा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। फरहान मलिक साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज़ करने से इनकार किया कि अलीम खान जो पॉलिसी लेकर आए हैं मैं उस पर नहीं चल सकता, वो झूठ की पॉलिसी है। लिहाजा उन्होंने अपनी नौकरी खुद छोड़ दी और अब वो एक रफ्तार न्यूज़ के नाम से एक चैनल चला रहे थे। अब उनकी, क्योंकि जर्नलिज्म जो है इसके अंदर हकायक शामिल है, उनको धमकाया गया, एफआईए ने बुलाया, उनको गिरफ्तार कर लिया। एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, डायरेक्टर न्यूज़ थे समा के। देखे ना, एक डायरेक्टर न्यूज़ फहाद हुसैन साहब थे, उन्होंने अदली हुकूमत के साथ हाथ मिलाना पसंद किया, वज़ीर आज़म के मुशीर बने, वहाँ पे बहुत टाइम लगाया, बड़े दौरे शौरे किए, बड़ा इंजॉय किया। फिर उनको वापस एक चैनल में नौकरी दिलवा दी गई, बड़ी सीनियर पोस्ट के ऊपर। उन्होंने अपनी जर्नलिज्म को बाहर से पढ़ के आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नलिज्म को कुर्बान कर दिया उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वो सही बात नहीं कर सके, और उन्होंने अपनी जर्नलिज्म को सेक्रीफाइस कर दिया इक्तदार के लिए, ताकत के लिए, अच्छे ताल्लुकात के लिए। और एक फरहान मलिक साहब हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और कुर्बानी भी दी, और अच्छी खासी तनख्वाहें मिलती थी वो भी छोड़ दी, और आज गिरफ्तार भी हो गए। कितना फ़र्क है दोनों में। लेकिन तारीख याद रखेगी फरहान मलिक को, तारीख फहद हुसैन को याद नहीं रखेगी। हालांकि फहद हुसैन साहब से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने गलती की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो लोगों को जर्नलिज्म सिखाते थे, लेकिन ऐसा जर्नलिज्म जो उन्होंने किया है वो लोगों को कभी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपना जर्नलिज्म अपने हाथों से कत्ल कर दिया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे में किसी सूरत में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। देखिए गंडापुर साहब, जब उन्होंने ऑपरेशन करना होगा ना तो वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो आके ऑपरेशन करेंगे, और अगर कोई इस ऑपरेशन को रोकेगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम रोकेगी। क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में मैं चंद महीने रहा, किसी भी पार्टी का बंदा है, किसी भी मकतबा फिक्र से उसका ताल्लुक है, एक बात के ऊपर सबका कंसेंसस था कि हमने फौजी ऑपरेशन किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा में नहीं होने देना। हर पार्टी ये कहती थी, हर बंदा ये कहता था कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत भी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देना। इतने मुखालिफ हैं लोग। मैं आपको ये बात शर्तिया कहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जब भी होगा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम सख्ती के साथ मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। नाज़रीन, और खबरें हैं बाद में शेयर करता हूं, टाइम काफी ज्यादा हो गया। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।